आज हम पढ़ेंगे रॉयल्टी अकाउंट्स के बारे में। ये बीकॉम सेकेंड सेम में हमारा एक टॉपिक है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। रॉयल्टी आपने नाम भी सुना होगा। रॉयल्टी क्या होता है? जब कोई स्पेशल राइट यूज़ करते हो आप किसी का, उसके बदले आप उसे जो पीरियोडिक पेमेंट करते हो, लाइक जैसे कॉपीराइट की बुक लिखता कोई है लेकिन पब्लिश कोई और करता है। ठीक है, ऐसे ही किसी ने कोई अच्छा प्रोडक्ट का नुस्खा निकाला है लेकिन आप उसको यूज़ कर रहे हो, इस टाइप से। तो जो टर्म रॉयल्टी है ये यूज़ की जाती है डिनोट करने के लिए जो पीरियोडिक पेमेंट एक पर्सन के द्वारा की जाती है किसी दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए जो भी राइट रिलेटेड है उससे। ठीक है, जो पर्सन है जो यूज़ मतलब पेमेंट करता है, ठीक है, अलाउड करने के लिए यूज, तो उसे बोलते हैं लीजी। और जो ओनर होता है एक्चुअल में, जैसे कोल माइन वगैरह है, ठीक है, जिसे पेमेंट की जाती है वो होता है लेजर या लैंडलॉर्ड। एग्जाम्पल के लिए एक्स है, वो एक ओनर है कोल माइन का, और वो खुद उससे कोयला निकालने की बजाय वो अलो कर देता है किसी वाई को। ठीक है, उसके बदले में वाई उसे कुछ पैसे वगैरह पेमेंट कर दे, तो वो जो पीरियोडिक पेमेंट होगी वो क्या होगी? रॉयल्टी होगी। तो जो टर्म रॉयल्टी है वो एक्सप्रेस करती है एक अमाउंट जो पे की जाती है एक पर्सन के द्वारा इन रिटर्न फॉर सम स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस जो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा उसे दिए गए। ये जो राइट होते हैं, लाइक पब्लिश करने का एक बुक को, मैन्युफैक्चर करने का किसी भी प्रोडक्ट को, पेटेंटेड आर्टिकल्स के अंदर बेचने का, माइन वगैरह में काम करने का। अब है टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। तो रॉयल्टी में बहुत सारे प्रकार की होती है। पहला माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग मतलब खदान वगैरह में जैसे कोयले की होती है। तो इसमें क्या होता है, जो ओनर होता है माइन का उसे हम बोलते हैं लैंडलॉर्ड या लेजर, और जो पर्सन है जो अलाउड होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए कोयले को, वो होता है लीजी। और जो लीजी होता है वो रॉयल्टी की पेमेंट करते हैं एग्रीड रेट से, जितना भी वो निकालता है कोयला, लाइक एज पर टन इतने रुपए, इस टाइप से। जो रॉयल्टी होती है ब्रिक्स मेकिंग, लाइक एज जैसे किसी की लैंड ले ली और वहाँ से आप मिट्टी निकाल रहे हो एंड देन आप ईंटें बना रहे हो, तो पर क्यूबिक फीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट की जाएगी। रॉयल्टी इन कनेक्शन विद ऑयल वेल्स, तो यहाँ पे क्या होगी कि आप कितना ऑयल निकाल रहे हो, तो टन्स में उसके अकॉर्डिंग। और पेटेंट रॉयल्टी होता है जब एक पर्सन है उसे एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है प्रोड्यूस करने का, सेल करने का एक पर्टिकुलर ब्रांड और प्रोडक्ट को, इसी को हम बोलते हैं पेटेंट। फिर कोई और कॉपी नहीं कर सकता आपके पेटेंट प्रोडक्ट को। जो पर्सन होता है जिसे ये राइट मिलता है, ठीक है, हाँ, मतलब जो ऐसा राइट लेता है वो होता है पेटेंटी, और जो पेटेंटी होता है वो सरेंडर करता है इस राइट को किसी दूसरे पर्सन को। और जो पर्सन अलाउड होता है यूज करने के लिए उसे बोल देते हैं हम पेटेंट होल्डर। तो पेटेंटी एक्चुअल ओनर है लेकिन उसने सरेंडर कर दिया है, तो किसको? पेटेंट होल्डर को। इस केस में जो रॉयल्टी है वो पे की जाती है पेटेंट होल्डर के द्वारा पेटेंटी को। किस बेस पे? आर्टिकल जो भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और बेचे जाएंगे। अब बात आ जाती है हमारे पास कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? तो इसमें यही होता है कि अनोद ऑथर होता है ना बुक का, वो ओनर होता है बुक का, लेकिन वो राइट दे देता है पब्लिकेशन का किसी दूसरे पब्लिशर को। तो जो पब्लिशर होता है वो सर्टेन परसेंटेज देता है, ठीक है, बुक के ऑथर को। जो सम होता है वो ही क्या कहलाती है? रॉयल्टी कहलाती है। ठीक है, फिर बात आती है रॉयल्टी इन कनेक्शन विद मशीन, सीक्रेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निकल नॉलेज वगैरह। ठीक है, जैसे किसी की नॉलेज वगैरह का यूज करो। जब एक पर्सन है लीज कर देता है एक मशीन को, एक इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे को एक सर्टेन पीरियड के लिए, तो जो पर्सन है जो मशीन को ले रहा है लीज पर, वो पे करता है रॉयल्टी ओनर को मशीन के म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। अब डिफरेंस क्या है रेंट और रॉयल्टी में? तो डेफिनेशन, रेंट पे किया जाता है किसी टेंजिबल असेट्स के लिए, लाइक एस बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। रॉयल्टी टेंजिबल भी हो सकते हैं, इंटेंजिबल असेट्स के लिए भी हो सकती है, जो किसी स्पेशल राइट के बदले में दी जाती है। बेसिस ऑफ पेमेंट, जो रेंट होता है वो फिक्स होता है और मोस्टली पे किया जाता है एज बाय टाइम, मंथली, ठीक है, वीकली, पर हाफ ईयर, इस टाइप से। जबकि जो अमाउंट ऑफ रॉयल्टी होती है वो वेरिएबल होती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ यूनिट जो प्रोड्यूस किए जाते हैं और बेचे जाते हैं। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है रॉयल्टी से रिलेटेड। तो पहला है लैंडलॉर्ड या लेजर। तो जो पर्सन एक्चुअल में ओनर है, ठीक है, जो सरेंडर करता है अपने राइट को किसी दूसरे पर्सन के फेवर में। लीजी, जो एक्चुअल में ओन करता है उस राइट को, जो पेमेंट करता है रॉयल्टी की। मिनिमम रेंट क्या होता है कि फिक्स होता है, ये तो आपको पे करना ही होता है। लगा लो भाई एक्चुअल रॉयल्टी अगर कम है तो मिनिमम रेंट पे होगा, अगर एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है तो मिनिमम रेंट से तो एक्चुअल रॉयल्टी पे होगी। तो जो भी ज़्यादा होगा वो पेमेंट होगी। तो ये श्योर करता है लेजर को कि एक सर्टेन रेगुलर इनकम तो उसे मिलेगी ही मिलेगी। जो रॉयल्टी एग्रीमेंट होता है वो कंटेन करता है क्लोज
लैंडलॉर्ड है उसे एक मिनिमम अमाउंट तो मिलेगी ही रॉयल्टी की हर साल, चाहे है ना प्रोडक्शन या सेल हुआ हो कुछ भी हुआ हो उस साल में जो मिनिमम अमाउंट होती है उसी को हम मिनिमम रेंट बोलते हैं। अगर कहता है किसी भी ईयर में जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो मिनिमम रेंट से कम है तो क्लेम करेगा मिनिमम रेंट को, और अगर एक्चुअल रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से तो जो एक्चुअल रॉयल्टी है उसको क्लेम करेगा। इसी प्रकार जो मिनिमम रेंट है हमेशा मर्ज करता है रॉयल्टी में एंड लैंडलॉर्ड क्लेम करता है जो भी ज़्यादा हो। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा कि मिनिमम रेंट है ना वो सेम भी हो सकता है, ठीक है, हर साल, और वेरी भी कर सकते हैं, मतलब भैया हर साल आप मिनिमम रेंट अलग अलग फिक्स कर लो। ठीक है, जैसे स्ट्राइक वगैरह के केस में वो कम हो जाता है तो मिनिमम रेंट को हम फिक्स रेंट भी बोल सकते हैं, डेड रेंट भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी बोल सकते हैं और फ्लैट रेंट भी बोल सकते हैं। तो ये इसके कुछ नाम बताए गए हैं। फिर है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, जब मिनिमम रेंट ज़्यादा होता है और एक्चुअल रॉयल्टी कम होती है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम शॉर्ट वर्किंग बोलते हैं। जब कहता है कि जो अमाउंट ऑफ रॉयल्टी कैलकुलेट की गई आउटपुट के बेस पे या सेल्स वो कम होती है और मिनिमम रेंट से, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा हमारा शॉर्ट वर्किंग। तो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अब बात आती है रिकूप करना या राइट ऑफ करना शॉर्ट वर्किंग को, मतलब जो शॉर्ट वर्किंग रही है कि हमारी एक्चुअल रॉयल्टी कम रही है मिनिमम रेंट ज़्यादा रहा है उसको बाद के सालों से रिकूप करना। ठीक है, तो यूजली जो रॉयल्टी एग्रीमेंट होता है उसमें क्लोज होता है शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने का लीजी के द्वारा आगे आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में जब जो रॉयल्टी होती है वो मतलब ज़्यादा में हो मिनिमम रेंट से, तो उस पैसे का हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए। तो बहुत सारे एग्रीमेंट किए जाते हैं रिकूपमेंट के लिए, बैक करने के लिए सम ऑफ मनी को, ठीक है, जो लॉस्ट हो गई है। तो क्या क्या है, पहला बता रखा है विदाउट एनी टाइम लिमिट, की कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको जितने टाइम तक आपने मतलब एग्रीमेंट लिया है आपने रॉयल्टी लिया है तब तक उसको राइट ऑफ कर सकते हो, उसको रिकूप कर सकते हो। और अगर लगा लो कोई भी अनरिकूप अमाउंट रह जाती है तो हम उसको कहाँ भेज देते हैं, P&L में, जब लास्ट ईयर होता है आपके लीज का, उससे पहले नहीं। ठीक है, और उससे पहले आप उसको कहाँ पे अगर कोई बैलेंस बचता है तो P&L में नहीं बल्कि बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करते हो। फिर है शॉर्ट का मतलब जो शॉर्ट वर्किंग है उसको रिकूप करे फर्स्ट 3 4 5 मतलब फिक्स कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लोज भी हो सकता है एग्रीमेंट भी हो सकता है कि जो शॉर्ट वर्किंग है उसको रिकूप करोगे फर्स्ट कुछ सालों में, जैसे लाइक 3 4 5 इस टाइप से। जैसे कि एक माइन है वो लीज पे 1 जनवरी 1991 को रखी गई थी 10 सालों के लिए, शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करना है फर्स्ट 4 सालों में लीज के, तो शॉर्ट वर्किंग 1994 तक लीज मतलब रिकूप होगी, उसके बाद नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचेगा शॉर्ट वर्किंग का तो हम उसको P&L में भेज देंगे। अब ईच ईयर की शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करें हम अगले या उससे आगे आने वाला जो साल है ना उसमें। तो इस केस में जो पीरियड अलाउड होगा रिकूपमेंट का हर साल का शॉर्ट वर्किंग इसी से कैलकुलेट होगी, जैसे फ्रॉम द ईयर ड्यूरिंग विच शॉर्ट वर्किंग अरोज। एग्जाम्पल के लिए एक माइन लीज की गई थी 1 जनवरी 1991 को 10 सालों के लिए और मेंशन था एग्रीमेंट में कि हर एक साल की शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करना है अगले 3 सालों में। इस केस में 91 की 94 तक होगी, 92 की 95 तक होगी, तो ऐसे रिकूप करेंगे और बैलेंस होगा तो वो P&L में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक एनालिटिकल टेबल है जो इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये बनानी आ गई ना देन इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो इसके लिए क्या होगा, एक तो ईयर कौन कौन से साल का आउटपुट दिया गया है वो आउटपुट लिखोगे, फिर रॉयल्टी कैसे आती है, आउटपुट मल्टीप्लाई में भाई भाई जो भी पर यूनिट के पर टन के हिसाब से जो भी पैसा है ना वो 5-10 जो भी है, फिर मिनिमम रेंट हमेशा फिक्स होगा वो वाला, फिर शॉर्ट वर्किंग होगी मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, फिर रिकूप करना कि जब आपकी रॉयल्टी ज़्यादा होगी मिनिमम रेंट से तो वहाँ से आप उस पैसे को जो पहले शॉर्ट वर्किंग थी उसको रिकूप करेंगे, अगर नहीं रिकूप होता तो P&L में भेज दोगे, एक्चुअल में कौन सी अमाउंट पे होगी जो भी हायर होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बता रखी हैं इसने कि लीजी के सामने 3 सिचुएशन होते हैं, एक तो जब रॉयल्टी कम होती है मिनिमम रेंट से, एक बराबर होती है, एक रॉयल्टी ज़्यादा होती है मिनिमम रेंट से। तो पहला जब वो कम होती है तो क्या होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि भाई कम है मिनिमम रेंट ज़्यादा है और एक्चुअल रेंट कम है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, फिर लैंडलॉर्ड टू पेमेंट कर देंगे। और फिर जो भी शॉर्ट वर्किंग होगी मतलब भाई लगा लो हम उसको भाई नहीं रिकूप कर पाए तो जो रॉयल्टी अकाउंट है उसको क्लोज करेंगे, तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करते हैं तो रॉयल्टी को हम P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे ही जब बराबर होगा तो शॉर्ट वर्किंग की कोई बात ही नहीं आएगी, तो ये सिंपल हो जाएगा। लेकिन जब मिनिमम रेंट कम हो और हमारी जो सरप्लस हो, आई मीन कि हमारे पास जो रॉयल्टी है वो ज़्यादा हो, तो इस केस में क्या करेंगे, जो शॉर्ट वर्किंग होगी हम उनको रिकूप कर लेंगे। तो इसके लिए क्या एंट्री होगी, तो वही है रॉयल्टी लैंडलॉर्ड टू बैंक एंड जो शॉर्ट वर्किंग थी पहले की उसको रिकूप करेंगे।
और फिर पीएनएल रॉयल्टी को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो रिकूपमेंट है वो एक्सपायर हो जाए तो लीजी अवेलेबल नहीं होगा उसको रिकूप करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग को पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और कंबाइन करें तो ये एंट्री हो जाएगी। अब ये इसमें बताया गया कि भाई 1 से 5 तक कौन कौन से टाइप की इलिस्ट्रेशन है, 6, 7, 8 किस टाइप की इलिस्ट्रेशन है, 9, 10 किस टाइप की, मतलब ये इलिस्ट्रेशन के टाइप बता रखे हैं जो आगे हमें दी गई है। तो 24 टोटल इलिस्ट्रेशन है हमारे इस चैप्टर में, जिनको हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि गोपाल कोल जो है उसने कोल माइन को लिया लीज पर। ठीक है, किससे, माइशोर को कोल को से 10 सालों के लिए 1990 से, और 6 रुपये पर टन के हिसाब से थे। जो मिनिमम रेंट था वो 20,000 फिक्स हो गया। ठीक है, और रिकूप कर सकते थे शॉर्ट वर्किंग को पहले 4 सालों में लीज के। ठीक है, तो ये हमारे पास था 4 सालों में कर सकते, तो मतलब 93 तक रिकूपमेंट हो सकता था। तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट था 6 रुपये के हिसाब से था, तो रॉयल्टी आ गई 6 की, मल्टीप्लाई कर दी सारे आउटपुट से, तो ये आ गया ये मिनिमम रेंट। अब यहाँ पे हमारे रॉयल्टी का मिनिमम रेंट जाता है तो शॉर्ट वर्किंग आ गई, यहाँ पे भी आ गई, और यहाँ पे हमें सरप्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 4,000 का हुआ और यहाँ पे हमें 13,000 का हुआ, क्योंकि 33 माइनस 20। ठीक है, तो हम भैया तो 14,000 है, तो इसको रिकवर करेंगे तो 4,000 हो गया, 4,000 के 10,000 बचे, 10 और 5 15, 15 आया, लेकिन हमारे पास बैलेंस तो बचा 13, 13 15 में से जाएगा तो 2,000 हमारे किस में चला जाएगा, पीएनएल में, क्योंकि इससे से तो हम रिकूप कर ही नहीं सकते थे। यहाँ पे हमारे पास सरप्लस था लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसने रिकूप बोला था कि सिर्फ 4 सालों तक ही हो सकता है। तो अब देखो एंट्री और अमाउंट कौन सी पे होगी जो मैक्सिमम होगी, तो यहाँ पे 36 थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा रखा है। तो अब देखो क्या करेंगे, और आप यहाँ पे सोच रहे हो कि यहाँ पे हमने 20,000 क्यों पे किया है, तो याद रखो क्योंकि इधर जो एक्सेस अमाउंट है उसका तो हमें यूज़ कर लिया शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे 20,000 पे किए। तो देखो एंट्रीज रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग थी स्टार्टिंग में हमारे पास 14,000 की, वो और माइशूर को लिमिटेड एक्चुअल में जो मिनिमम रेंट था वो, क्योंकि वही पे होगा। फिर माइशूर को हम पे कर देंगे बैंक, एंड फिर रॉयल्टी को पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। फिर ऐसे ही शॉर्ट वर्किंग थी नेक्स्ट में भी ये हो गया। अब नेक्स्ट 1992 में शॉर्ट वर्किंग को हम रिकूप करेंगे, तो शॉर्ट वर्किंग रिकूप हुई 4,000 की, फिर उससे अगले साल में भी शॉर्ट वर्किंग हमारी रिकूप हुई 13,000 की, लेकिन फिर भी 2,000 हमारे किस में जाएंगे, पीएनएल में जाएंगे, किसके, शॉर्ट वर्किंग के। ठीक है, तो वो हमने ट्रांसफर कर दिए। तो अब जर्नल एंट्रीज पास हो जाते हैं, देन इन अकाउंट्स को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है हमारे लिए। अब कई बार ये बोल देता है मिनिमम रेंट अकाउंट भी ओपन करो, तो ये तभी ओपन होगा जो शॉर्ट वर्किंग होगी, नहीं तो नहीं ओपन होगा। तो मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करना हो तो इसकी पहली जो ये एंट्री होती है इसकी 2 बन जाएंगी, यहाँ पे लैंडलॉर्ड ना आके मिनिमम रेंट आए, फिर मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड आएगा। तो ये ध्यान रखना कि मिनिमम रेंट और डेड रेंट जो अकाउंट होता है वो ओपन होता है तभी जब रॉयल्टी कम होती है मिनिमम रेंट से। अगर एक्चुअल रॉयल्टी इक्वल या हो या उससे ज़्यादा होती है ओपन नहीं होगा। ठीक है, और ये तभी खोलना है जब स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हों, अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो नहीं ओपन करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया था, हमें बोला गया कि 1 जनवरी 1990 को घनश्याम ने एक माइन को लीज पे लिया 20 सालों के लिए, और रेट थी 5 रुपये। ठीक है, और मिनिमम रेंट था 10,000, और राइट टू रिकोप था वो था हमारा 1994 तक। ठीक है, और आउटपुट ये हमें बता रखा था, आउटपुट था रॉयल्टी की अमाउंट थी 5 रुपये पर टन, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट आ गया, तो जो जो शॉर्ट वर्किंग है वो हमने निकाल ली। अब इसको रिकूप करना है, तो देखो 7500 थे, तो यहाँ पे हमारे पास 3,000 एक्स्ट्रा है तो 3,000 रिकूप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये 6,000 है तो ये भी यूज हो जाएगा क्योंकि ये है 11,500 और ये हमारा 9,000 ही है। नेक्स्ट 1,200, तो ये पूरा तो रिकूप नहीं हो तो बैलेंस को हम कहाँ भेज देंगे, पीएनएल अकाउंट में भेज देंगे, और यहाँ पे हमारा सिर्फ मिनिमम रेंट ही पे होगा। ओके, तो ये एंट्रीज आप पास कर सकते हो। तो आपको जर्नल तो याद करनी ही होंगी तभी पास कर सकते हो। और यहाँ पे कोई मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं होगा क्योंकि हमारा जो एक्चुअल रेंट है वो जाता है मार्जिनल रेवेन्यू से। जो मिनिमम रेंट अकाउंट है तभी ओपन होता है जो शॉर्ट वर्किंग होती है। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया था। तो ये अकाउंट्स आप नॉर्मली फिर प्रिपेयर कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर जर्नल पास हो जाती है देन उनको अकाउंट्स में पोस्ट करना सबसे आसान होता है। एनालिटिकल टेबल आपको आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और बैलेंस में हम तब तक लेके जाते हैं बैलेंस शीट में जब तक कि वो पूरा राइट ऑफ नहीं हो जाता है। ठीक है, फिर लास्ट में हमारे पास दे रखा है हाफ ईयरली पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। कई बार क्या होता है कि जो रॉयल्टी है वो एंड में ना पे करके हम हाफ ईयरली बेसिस पे पे करें, तो कहता है कि जब जो रॉयल्टी है वो हाफ ईयरली पेबल हो, मैं मिनिमम रेंट है ना वो भी कैलकुलेट होगा हाफ ईयर में ही इन ऑर्डर टू कंपेयर इट विद रॉयल्टी।
तो जो रॉयल्टी अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है वो ट्रांसफर होंगे पीएनएल में, लेकिन वो तो एंड ऑफ द ईयर में ट्रांसफर होंगे, ना कि हाफ ईयर के एंड में। अब पेमेंट ऑफ द करंट ईयर रॉयल्टी को हम अगले साल में पे करें। कई बार क्या होता है, करंट ईयर की रॉयल्टी को हम किसी फ्यूचर डेट को पे कर देते हैं, जैसे कि जो रॉयल्टी पेबल है 31 दिसंबर 1993 को वो पे कर दी जाए 94 में, ठीक है। तो इस केस में एंट्री उसी साल होगी लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जब पेमेंट एक्चुअल में की जाएगी, ठीक है, लेकिन रिकूपमेंट मतलब करंट ईयर में ही हो जाता है। तो यहाँ पे हमें इलिस्ट्रेशन 3 दी गई है। दुर्गा लिमिटेड है, उसने कोल माइन को ऑब्टेन किया है, ठीक है, लीज पे 20 सालों के लिए 1 जनवरी 1992 से 4 रुपये पर टन के हिसाब से हाफ ईयरली पेबल होगा 30 जून 31 दिसंबर को। मिनिमम रेंट 8 है और ये सब हमें बता रखा है, और रिकूपमेंट सिर्फ फर्स्ट 2 सालों में होगा, ठीक है, पर हाफ ईयर विद तो 2 सालों तक, मतलब सिर्फ 93 तक ही रिकूप होगा, 92 और 93, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दे रखा है, तो अब हम इसको बनाते हैं। तो देखो एनालिटिकल टेबल में ये हमें एक्चुअल रॉयल्टी थी, ये मिनिमम रेंट था, तो जो भी शॉर्ट वर्किंग आ गई, ठीक है, तो इसको हम सिर्फ ना 93 तक रिकूप कर सकते हैं, तो ये तो सीधा ही हमारा पीएनएल में चला जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा 6000 तक ही आया, बचा हुआ हमारा है 1200 पीएनएल में चला जाएगा। फिर यहाँ पे देखो अब हमारा एंट्री होती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट में लैंडलॉर्ड आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे 8800 1600 और 7200 दो बार आया, क्यों? क्योंकि दो एंट्रीज होंगी ना हाफ ईयरली बेसिस की, एक बार जून में एक बार दिसंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्रीज हमें मांगी नहीं की थी, इसलिए हमने नहीं की है, नॉर्मली हम एंट्रीज कर सकते हैं। तो ये लैंडलॉर्ड अकाउंट है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट है, तो यहाँ पे अगर आपको एंट्रीज याद है तो आप आसानी से पुट ऑन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेमेंट हम नहीं कर रहे उस साल, इसीलिए क्या करेंगे, बैलेंस को कैरी डाउन करेंगे और पेमेंट अगले साल जाके होगी, ठीक है। और नहीं, अगर भाई सीधा ही बोलना होता ना तो हम सीधा ही पेमेंट कर देते, लेकिन इसने बोला है कि उस साल में ना की गई है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री भगत राम ने ना 2 माइंस ली है। फर्स्ट वो हरी से लेता है, रॉयल्टी है 5 रुपये पर टन, मिनिमम रेंट है 25,000, और राइट है रिकूप करने का शॉर्ट वर्किंग को पूरी टर्म के लीज के टाइम में। और एक दूसरी लेता है राजेंद्र से, रॉयल्टी है 7.5 पर टन, मिनिमम रेंट है 75,000 पर, ठीक है, एनम, और राइट है रिकूपमेंट का शॉर्ट वर्किंग को 31 दिसंबर 1981 से ऑन 1 जनवरी 1981 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कहता है कि शोर डेबिट बैलेंस दिखाता है 27,500 का, ठीक है। कब दिखाता है ये? 1 जनवरी 1981 को। तो यहाँ पे आगे इसने बताया है कि जिसमें से 12,750 पहली माइन से रिलेटेड है, तो बचा हुआ वो होगा वो दूसरी माइन से रिलेटेड है, शॉर्ट वर्किंग का बैलेंस, ठीक है। फिर आगे इसने बोल दिया कि ड्यूरिंग द ईयर 1981 आउटपुट पहली माइन से तो था 4700 आउटपुट, दूसरी माइन से था 11,400 आउटपुट। फिर इसने हमें ये भी बताया था कि ये 5 रुपये के हिसाब से है और ये 7.5, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल रॉयल्टी आ सके 5 या 7.5। मिनिमम रेंट भी हमें बताते थे 25 और 75, तो यहाँ से तो शॉर्ट वर्किंग हमारी आ गई। तो इसने बोला था कि एक्चुअल इतनी शॉर्ट वर्किंग जिसमें से इतनी 12,750 हमारी है ना, फर्स्ट माइन से रिलेटेड है, तो ये तो सीधा ही शॉर्ट वर्किंग आ गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट की शॉर्ट वर्किंग अब रिकूप करेंगे, तो यहाँ पे हमें शॉर्ट वर्किंग कैसे पता चली, तो भाई 14,750 आई, कैसे आई भाई, 12,750 को अगर हम भाई घटा देते हैं 27,500 में से, टोटल तो इतनी थी, फर्स्ट माइन की इतनी थी, तो ये सेकंड माइन की आ गई। अब सेकंड माइन कितनी है, लेकिन हमारे पास एक्सेस बैलेंस कितना था रिकूप करने के, 10,500 थी, हमारा रिकूप हो जाएगा और बचा हुआ वो हमारा यहाँ पे चला जाएगा। तो यही किया है हमने कि 14,750 में से इतना रिकूप हो गया और बचा हुआ हमारा पीएनएल अकाउंट में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एंट्रीज पास हो जाएंगी। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे 5th क्वेश्चन पे। मैं सिर्फ आपको एनालिटिकल टेबल ही समझा रही हूँ क्योंकि उसके बाद तो ये आसान है। हिंदुस्तान कोल जो है उसने एक लीज पे एक माइन को लिया था विजय यादव से 10 सालों के लिए, और 1 जनवरी 1990 से, और 6 रुपये पर टन हिसाब से ये रॉयल्टी थी, और मिनिमम रेंट 20,000 था पहले साल का। फिर उसके बाद ये हर साल 4,000 बचा जब तक ये 28,000 ना हो गया, ओके। फिर उसके बाद ये फिक्स हो गया, और कहता है कि रिकूपमेंट का राइट है ना वो सब्सिक्वेंट 3 सालों तक, अगले 3 सालों तक है, पहले मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं खोलना फिर खोलना है। तो ये हमें आउटपुट दे दिया। तो आउटपुट है रॉयल्टी की अमाउंट पता थी, तो ये आ गया मिनिमम रेंट पहले 20,000 था, फिर 4,000, 24,000, फिर 28,000, फिर उसके बाद फिक्स ही है, ओके। तो यहाँ से हमारे पास शॉर्ट वर्किंग आ गई, और फिर एक्सेस बैलेंस है तो हम उसको रिकूप कर रहे हैं। तो पहले से जितना है वो पूरा आ गया, फिर दूसरे वाले से हमें पता था 9,000 बचा है, 4,000 भी बचा है, तो 13,000 रिकूप हो गया, ठीक है। फिर इसने बोल रखा है आगे हमें
और यहाँ पे ना अगले 3 सालों तक ही कर सकते थे, इसीलिए 2400 आ गया है। क्योंकि देखो इसका जो रिकूपमेंट है ना बैकअप वो होगा 91, 92 और 93 तक ही। तो कि 93 तक हमारे पास एक्सेस बैलेंस था 11,600, तो सिर्फ 11,600 ही रिकूप हुआ। 14,000 में से 2400 हमारा PNL में चला गया। फिर 9,000, 4,000 तो हमारे यहाँ तक जा सकते थे, इसीलिए ये पूरे यहाँ से रिकूप हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन। ये इसके आप देख सकते हो मिनिमम रेंट अकाउंट हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, खोलना हो और ना खोलना हो। अब बात आती है स्टॉपेज और रिडक्शन ऑफ वर्क ड्यू टू स्ट्राइक। लगा लो कई बार बिजनेस में स्ट्राइक आ जाए, जो एम्प्लॉय जब काम करने से मना कर दे तो उससे क्या होगा, काम रुक जाएगा। काम रुक जाएगा तो आउटपुट कम होगा, लेकिन आप फिर भी उतनी रॉयल्टी दे रहे हो तो ये तो आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है ना। तो मिनिमम रेंट उस टाइम पे कम हो जाता है, मिनिमम रॉयल्टी वगैरह। तो ये यूजली जो रॉयल्टी एग्रीमेंट होता है वो एक प्रोविजन रखता है, अगर किसी भी ईयर में मिनिमम रेंट आप अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि स्ट्राइक हो रही है, लॉकआउट हो रहा है, या कोई भी नेचुरल क्लेमिटी, बाढ़ वगैरह कुछ भी आ रही है, तो जो अमाउंट है मिनिमम रेंट की वो कम हो जाती है उस साल के लिए। तो प्रोविजन क्या है, मिनिमम रेंट रिड्यूस होगा प्रोपोर्शनेटली लेंथ ऑफ स्टॉपेज ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग। और स्ट्राइक के अकॉर्डिंग जो मिनिमम रेंट है वो रिड्यूस हो जाता है एक सर्टेन परसेंटेज से, लाइक भाई फिक्स कर दे 60% से या जितना भी वो बताया गया। और कुछ क्वेश्चंस में ये मेंशन किया जाता है कि स्ट्राइक में एक्चुअल रॉयल्टी जो की गई है वो डिस्चार्ज करेगी सभी, जितनी भी रेंटल जो भी जिम्मेवारी है उन सभी को, अगर जो मिनिमम रेंट है वो अचीव नहीं किया जाता है। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि एक कोलरी कंपनी है, वो करती है कोल अंडर लीज विच प्रोवाइड करती है पेमेंट ऑफ रॉयल्टी एट 5 पर टन, जबकि मिनिमम रेंट है 17,000। और हर साल जो एक्सेस है मिनिमम रेंट का और एक्चुअल रॉयल्टी वो रिकूप किया जाएगा अगले 3 सालों तक। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे स्ट्राइक वगैरह के केस में बोला है कि उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसने हमें ये सारा डाटा दिया है और इसने बोला है कि स्ट्राइक हुई है 1 अप्रैल 1983 से 30 जून 1983 तक। तो यहाँ पे हमारी स्ट्राइक हुई है कितने, 3 महीने के लिए। ओके, अब इसने बोल दिया हमें क्या कि ये आउटपुट आ गया और ये हमारी रॉयल्टी आ गई 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और मिनिमम रेंट ये हमें दे रखा। लेकिन यहाँ पे मिनिमम रेंट देखो 12,750 है। क्यों? क्योंकि 3 महीने स्ट्राइक हुई थी इस मंथ में। तो क्या करेंगे, 17,000 एक्चुअल मतलब मिनिमम रेंट था, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 महीने से, डिवाइड करेंगे 12, क्योंकि ये 12 महीने का रेंट था लेकिन हमें एक्चुअल 9 महीने काम हुआ, तो 9 महीने का निकालेंगे। ठीक है, एक निकालने के बाद और तो बस फिर रिकूपमेंट चलेगा 3-3 सालों तक। ये आप पीछे भी पढ़ चुके। तो बस इसमें यही था कि मिनिमम रेंट कम हो जाता है जब स्ट्राइक वगैरह होती है। अब बात आती है कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें आउटपुट ही नहीं दिया होता, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से ओपनिंग स्टॉक घटा देते हैं। तो एक्स जो लिमिटेड है उसने एक लीज ली थी माइन पे वाई लिमिटेड से 5 सालों के लिए, रॉयल्टी थी 20 रुपये पर टन, मिनिमम रेंट था 40,000 और जो रिकूपमेंट था वो था सिर्फ अगले साल तक ही, 1 साल का उससे अगले साल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दिखाया गया था। स्ट्राइक भी बताया गया थी 146 दिन की हुई है। तो यहाँ पे सेल्स था, क्लोजिंग स्टॉक था, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं था। तो आउटपुट निकाला हमने हर साल का। कैसे निकाला, सेल्स में से क्लोजिंग स्टॉक जोड़ा और ओपनिंग स्टॉक घटाया। अब सोच रहे हो ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आया, तो हर साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट आ गया। आउटपुट आ गया, रॉयल्टी आ गई, मिनिमम रेंट। अब यहाँ पे मिनिमम रेंट हमारा 24,000 कैसे है, 40,000 में से, क्योंकि हमने क्या किया 146 दिन का जो रेंट था वो निकाल करके घटा दिया हमने, टोटल जो मिनिमम रेंट था वहाँ से हमारे पास कितने आ गया, जो वर्किंग डे थे एक्चुअल में बिना स्ट्राइक के। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से फिर रिकूपमेंट वाला आ जाएगा। तो ये आप समझ सकते हो। नेक्स्ट जो इलिस्ट्रेशन है वहाँ पे हमें बोला गया कि एक्स ऑब्टेन करता है 1 जनवरी 1989 को फ्रॉम वाई ए लीज और सम कोल माइन। जो टर्म है रॉयल्टी की वो है 2 रुपये पर टन, मिनिमम रेंट 10,000 है। शॉर्ट वर्किंग रिकवर होगी रॉयल्टी की 2 सब्सिक्वेंट सालों तक, अगले 2 सालों तक। और स्ट्राइक होगी तो मिनिमम रेंट रिड्यूस होगा 40%, मतलब इतना ही। बाई होता तो मतलब 40% के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो मतलब इतने तक हो गया। ये हमें आउटपुट बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट बताई गई कि 93 की पेमेंट 94 में होगी। ठीक है, मतलब अगले साल होगी जब ड्यू होगी उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट था, ये रॉयल्टी थी, मिनिमम रेंट था, और यहाँ पे 40% से कम हो गया क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक हुई थी। देन शॉर्ट वर्किंग, फिर उनका रिक्रूटमेंट। अब इनकी पेमेंट को दिखाते हैं। तो ये तो ठीक है। अब जो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है ये ठीक है, आप समझ गए। अब देखो यहाँ पे लैंडलॉर्ड का जो अकाउंट है, यहाँ पे देखो ये कैरिड डाउन करेगा बैलेंस को और अगले साल जाके पे कर रहा है, कैरिड डाउन कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि पेमेंट हो रही है अगले साल ड्यू होने के।
अब भाई जब शॉर्ट वर्किंग है वो पहले से ही क्वेश्चन में दी हो तो रॉयल्टी कैसे निकालेंगे, तो रॉयल्टी हमारी हो जाएगी मिनिमम रेंट में से शॉर्ट वर्किंग को लेस कर देंगे। तो करतार सिंह को लिमिटेड ने लीज किया एक प्रॉपर्टी को, बंता सिंह को 20 सालों के लिए 1.5 रुपये पर टन के हिसाब से रॉयल्टी थी, मिनिमम रेंट 4,000 पर एनम था और हर साल जो एक्सेस था मिनिमम रेंट का वो रिकूप था अगले 5 सालों तक। स्ट्राइक के केस में मिनिमम रेंट तक अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो सारे ड्यूटी से आप फ्री हो जाते हो। फर्स्ट ईयर में मिनिमम रेंट पेबल हो गया, एक्सपायर होने 31 मार्च 2002, एक्सेस था मिनिमम रेंट का रॉयल्टी के ऊपर वो 4,000 था। तो मतलब ये शॉर्ट वर्किंग थी। फर्स्ट साल में 2500, दूसरे में तो मतलब यहाँ पे हमें शॉर्ट वर्किंग दे दी है। और एक्चुअल रॉयल्टी जो हमारी थी 5,000 थी, 5वें 6ठे 7वें ये महीने हमें दे दिए। तो एक तो हमें तीनों साल का डाटा दिया गया है, एक हमें ये दी गई है और मिनिमम रेंट है। तो मिनिमम रेंट में से शॉर्ट वर्किंग घटा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास रॉयल्टी आ जाएगी और रॉयल्टी में से और मिनिमम रेंट का डिफरेंस ले लेंगे तो शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया। देन यू कैन सी दैट। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक है, जर्नल वैसे याद होंगे तो आप कर सकते हो। अब प्रोपोर्चुनेट रिड्यूस करना शॉर्ट वर्किंग को जब स्ट्राइक हो जाती है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम मिनिमम रेंट पे कमी नहीं कर रहे बल्कि शॉर्ट वर्किंग को ही कम कर रहे हैं जब स्ट्राइक हो रही है। तो एक लीज एक प्रॉपर्टी का 20 एक रॉयल्टी 6 रुपये पर टन की, मिनिमम रेंट 10,000 था और जो हर साल का एक्सेस था मिनिमम रेंट का वो रिकूप किया गया था अगले 5 सालों तक। स्ट्राइक के केस में जो मिनिमम रेंट था वो नहीं पहुंचे तो शॉर्ट वर्किंग है उसको रिड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे जाके हमारी स्ट्राइक हुई, तो यहाँ पे जाके हमारी स्ट्राइक हुई थी। तो देखो क्या कर रखा है यहाँ पे, जो हमारे पास जो शॉर्ट वर्किंग थी वो एक्चुअल में कितनी आ रही थी भाई, 10,000 में से 10,000 मिनिमम रेंट था, अगर उसमें से 6800 घटा रहे थे तो हमारे 3200 आ रहे थे। तो 3200 ना लेकर के अब 9 महीने का लेंगे, 3200 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12 तो 2400 हमारी क्या आ गई, शॉर्ट वर्किंग आ गई। ठीक है, और ये 92 में जो कैसे आया है, 2400 और 6800 जोड़ेंगे तो 9200 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिनिमम रेंट आ गया। ओके, और सारा प्रोसीजर यहाँ पे हमारा सेम है, ऐसे ही यहाँ पे कर रखा है। चाहे यहाँ पीछे के शॉर्ट वर्किंग मतलब वर्किंग नोट को देख लो, चाहे जो मैंने किया है वैसे कर लो। तो ये हमारी 10th इलिस्ट्रेशन तक आज हमने समझा, इससे आगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।